नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रेलवे यूनियन दफ्तर में आगजनी, पड़ताल में जुटी पुलिस। 17 दिसंबर को मनेगा पेंशनर डे, सम्मानित होंगे 80 साल पार के पेंशनर। सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। एमएलओ का छिड़काव करेंगे आरएफपी डॉक्टर, सरकार को दिया सहयोग का भरोसा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे कर्मचारी यूनियन के जंक्शन स्थित दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस घटना की पड़ताल करने में जुटी है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर है भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे कर्मचारी यूनियन। गुरुवार रात 11 बजे अचानक आग लगने की खबर मिली। शाखा सचिव रमेश कुमार मीणा ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 12 बजे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। मीणा के मुताबिक यह किसी शरारती तत्व का काम हो सकता है। 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। रात्रि करीब 11:30 बजे पता लगा कि हमारे ऑफिस एसटीसी ऑफिस रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन में आग लगी हुई है। सूचना मिलने के बाद हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 12 बजे फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी। आग बुझाई गई। उसके बाद हमने देखा कि हमारा ऑफिस का रिकॉर्ड और बाबा साहब की फ़ोटो, प्रतिमा, अपनी कई फ़ोटोआँ थी 5-6, करीब 15-20 हज़ार का हमारा नुकसान वगैरह, ऑफिस का रिकॉर्ड भी जला दिया गया। ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे से खुंदक निकाली है। कल 6 दिसंबर को हमारा बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, वो मनाना था, उसकी तैयारी में हम लगे हुए थे। तो ये सरासर लग रहा है कि किसी की शरारत है, हमसे कोई खुंदक निकाली जा रही है, तो हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। बावरी समाज के प्रधान रविंद्र सिंह आदि ने घटनास्थल का मुआयना किया और इसकी निंदा की। उन्होंने जंक्शन पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी भी वारदात की तहकीकात कर रहे हैं। पेंशनर समाज की ओर से 17 दिसंबर को पेंशनर डे मनाया जाएगा। सचिव देवकी चंदन चोटिया के मुताबिक इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए अति वरिष्ठ नागरिकों से बायोडाटा भिजवाने के लिए कहा गया है। सहकारी साख समितियों एम्प्लॉइज यूनियन के प्रतिनिधियों ने हनुमानगढ़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सामने धरना दिया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समुचित सुविधाएं नहीं दी गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के सामने सहकारी विभाग के कर्मचारियों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार उनकी मांगों को लेकर सजग नहीं है। उन्होंने एमडी के मार्फत रजिस्ट्रार को ज्ञापन भिजवाया है, जिसमें 9 मांगों का उल्लेख है। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान टैक्स कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय आह्वान पर आज दिनांक 5/12/2014 को हम रजिस्ट्रार के नाम से ज्ञापन बैंक के प्रबंध निदेशक के माध्यम से भिजवाएंगे, जिसमें हमारे 8 सूत्री मांग है और जिनका विवरण इस प्रकार है। पैक्स कर्मचारियों को सेवा कैडर बैंक या राज्य कर्मचारी बनाए जाए और वेतनमान में जो 60% की शर्त लगाई हुई है उसको हटाई जाए। वर्षों से कार्यरत सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, चपरासी नियमित कर वेतनमान लागू किया जाए। चिकित्सा सुविधा, अवकाश, सेवानिवृत्ति नियमानुसार पीएफ, ग्रेजुएटी व पेंशन का भुगतान किया जाए। सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किए जाने का एक रूप स्पष्ट शर्त रहित आदेश जारी किए जाए। पैक्स मिनी बैंक कर्मियों कारोबार को बैंकिंग संस्थाओं की तरह बीमा सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मृत पैक्स कर्मियों के आश्रितों को भी राज्य व सहकारी बैंक कर्मियों के समान अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। पैक्स को आर्थिक सक्षम बनाने हेतु व्यवसाय को लाभप्रद बनाने हेतु पर्याप्त ऋण, उचित मार्जिन, कमीशन, समय पर अनुदान, नरेगा कमीशन आदि समेत हितकारी नीति निर्धारित की जाए। निजी चिकित्सा समिति हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि अब सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति में समुचित सहयोग करेंगे। टाउन में हुए कार्यक्रम में इस आशय का निर्णय किया गया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने उन डॉक्टरों को आगाह किया जिनके पास कोई डिग्री नहीं है।
उन्होंने कहा कि डिग्री की व्यवस्था जरूर करें ताकि अनलीगल होने का आरोप से बचाया जा सके। हनुमानगढ़ टाउन में हुई निजी चिकित्सा समिति की बैठक। जिलाध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सोनी, उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा, सचिव सूरजभान, महासचिव महावीर स्वामी, कोषाध्यक्ष अमर शर्मा, उप कोषाध्यक्ष गुरमीत सिंह, संरक्षक मोहनलाल आदि ने भाग लिया। मुख्य अतिथि थी ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा। पार्षद मनोज सैनी भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका निभाने में सहयोग करने की बात कही, साथ ही मच्छरों से छुटकारा दिलाने में भी योगदान देने को कहा। नशा संबंधित, नशा विरोधी का कि न नशा करेंगे, न नशा बेचेंगे, न नशा करने देंगे, न प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए मैं एक और आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, यदि इसका भी आप लोगों को प्रेरित करें, बहिष्कार करें, इसका करवाएं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज पर्यावरण का जो दूषित हो रहा है इस प्लास्टिक की वजह से हो रहा है। पशु जो है इसको खा करके बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, प्लास्टिक में कितने रोग पैदा हो रहे हैं। ये इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को इसमें प्रोत्साहित करें। क्यों, आपका जो पैसा है, जो आपका जो काम है, ये लोगों के हर छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक का आप इसमें टच में रहते हैं, तो आप इसमें बड़ा ध्यान दें। और जहाँ तक मच्छरों की बात है, सीएमएचओ साहब, शहर के अंदर इतने अत्यधिक मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। इसका जितने उसको आपने अलाउट लगा लो, बत्ती भी लगा लो, लेकिन मच्छर खत्म नहीं हो रहे हैं। तो MRO का जो छिड़काव है वो समय समय पर गलियों में, नगर पालिका से अगर यदि किसी प्रकार का सहयोग हो तो हम करने को तैयार हैं। काला तेल अगर नाली में डलवाने का वो हम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं इसका कि गलियों में तेल छिड़काए, सफाई करवाए। तो अधिकतर बीमारियां जो मच्छरों के कारण हो रही हैं। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ज्योति थिंगड़ा ने कहा कि जिनके पास डिग्री नहीं है वे पहले तो समुचित संस्थान से डिग्री हासिल करें ताकि उन पर अनलीगल तरीके से प्रैक्टिस करने का आरोप नहीं लगे। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति में सहयोग करने का आग्रह किया। एक कड़ी बनकर हमारे साथ हमेशा निभाते आए हो, आगे भी निभाते रहोगे। इसके लिए आपने मतलब हमें सहयोग देने का निश्चय किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो MLO वाला हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसको आप बखूबी निभा रहे हैं, पर इसकी रिपोर्टिंग में अभी प्रॉब्लम आ रही है। जो रिपोर्टिंग आप नहीं दे रहे, जो हमें रिपोर्टिंग भी चाहिए, इसकी जो काम कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्ट भी हो। क्यों, कलेक्टर साहब भी इसको चाहते हैं कि अपना मतलब जो शहर है साफ रहे और मच्छरों रहित रहे, जिससे बीमारियां कम हो। इससे मतलब सफाई अभियान अपने माननीय मंत्री जी ने भी चलाए हुए हैं, जो भी है, इससे सफाई का भी थोड़ा आप लोगों के पास जो जनता आती है उसको आप स्वास्थ्य की जानकारी और साफ सफाई के बारे में भी गाइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्रीटमेंट तो पहले आपके पास ही लोग लेने आते हैं, पर जो मतलब जिनके पास अभी भी मतलब जो कुछ डिग्री या नहीं है, जो आपके बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनका तो चल जाएगा। जो अपने सामने मेरे यहाँ नए जो लोग बैठे हैं, वो किसी तरह का प्रशिक्षण या कुछ इस टाइप का, आप लोग अपना यूनियन बनी है तो इस टाइप का कुछ आप सरकार को या कैसे मतलब प्रोसीड करें जिससे आपको कोई डिग्री मिले या जो आप काम कर रहे हैं कल को इलीगल मतलब ना गिना जाए। तो अपना जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में बताना चाह रही हूँ कि जनसंख्या मतलब आपको पता ही है एक ज्वलंत मुद्दा है इस देश का। इसके मतलब जो प्रयास अपने जो स्थिरीकरण में अपन जो लोगों को गाइड कर सकते हैं, उससे बढ़िया कोई भी गाइड नहीं कर सकता। तो ज़्यादा जनसंख्या के अपन को उनको दुष्प्रभाव बताने, मतलब परिवार में क्या मतलब आर्थिक तंगी और इस टाइप की बातें बता के, और जो भी है उनके नुकसान, ज़्यादा जनसंख्या के ज़्यादा बच्चों के नुकसान आदि बता के अपन को मोटिवेट करना है, मतलब अपने आसपास वाले के लिए कह रहे हैं कि इसके बाद हमारे को एक NSV कैंप और MLO के छिड़काव के बारे में बता रहे हैं, जो हमें सभी भाइयों ने मिल कर के ये एक बीड़ा उठाया है कि हम ये काम दल बल के साथ जोर शोर से इनके साथ रहेंगे और ये काम करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए।
रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। गृह रक्षा केंद्र में महिला व पुरुष होमगार्ड के बीच खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान होमगार्ड जवानों के बीच गोला फेंक, लॉन्ग जंप आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई। होमगार्ड जवानों को मेंटेन रखने के उद्देश्य से खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान दौड़, लॉन्ग जंप, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई। खेलकूद प्रतियोगिताओं में जवानों ने उत्साह से भाग लिया। वहीं 6 दिसंबर स्थापना दिवस को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम आज वॉलंटियर महिला स्वयंसेवक और पुरुष स्वयंसेवक गेम्स करवाए गए, जिसमें महिला स्वयंसेवकों को रस्साकसी की और पुरुष में रस्साकसी होगी, लॉन्ग जंप होगा और दौड़ होगी 200 मीटर। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे 6 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा होमगार्ड का। उसमें झंडा रोड श्रीमान समादेष्टा मंजीत सिंह जी करेंगे और परेड होगी। शरीर का स्वस्थ रहता है और इनका भाईचारा बढ़ता है। जात पात एक गेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपना कोई छुआछूत जात पात नहीं है। गेम से अपना भाईचारा सद्प्रेम बढ़ता है। रक्तदान महादान है। इस उद्देश्य से रेलवे हेल्थ यूनिट में रेलवे कर्मचारियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एकत्रित ब्लड जरूरतमंदों की सहायता के लिए दिया जाएगा। रेलवे हेल्थ यूनिट में आयोजित रक्तदान शिविर में रेलवे कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। डॉक्टर संचिता आहूजा ने बताया कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए 50 यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आमजन से भी भागीदारी निभाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के सहयोग से समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। ये हमारे रेलवे हेल्थ यूनिट में ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज हुआ है रेलवे कर्मचारियों के लिए, और सिविल भी कोई देना चाहता है, इच्छुक है तो वो भी वेलकम है। और इसके लिए हमने अपने रेलवे कर्मचारियों को और सिविल में भी जैसे कई गैर सरकारी संस्थाएं जैसे कि गुरुद्वारे में जाके मोटिवेट किया है लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए। और इससे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ब्लड डोनेशन की, ये जो ब्लड डोनेट करेंगे लोग उसका वो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम हमारे इस ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू ब्लड अवेलेबल होगा। नहीं, पहले भी हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं हमारे रेलवे हेल्थ यूनिट में। और हमारे जो बीकानेर में हमारा जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप आज ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये हम ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप। टारगेट तो हमारा देखो 50-60 डोनेशंस का है। अभी तक 15 लोग आ चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 30 से 35 यूनिट तक तो हम अरेंज कर ही पाएंगे। वहीं HDFC बैंक टीबी शाखा में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। HDFC बैंक शाखा में 5वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक कर्मियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। रक्त संग्रहित कर जरूरतमंदों की सहायता के लिए ब्लड बैंक को दिया जाएगा। आज हमारे HDFC बैंक में हनुमानगढ़ की टीबी शाखा में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। ये पैन इंडिया लेवल का कैंप है। अपने यहाँ पर ये 2007 से रेगुलर बेसिस पे लग रहा है कैंप। ये नोबल कोज है। हम तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ये इसमें आप अपना सहयोग दें। और ये सहयोग मुझे हनुमानगढ़ की जनता से बहुत मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ 2008 से हूँ और ये मेरा 5वां कैंप है यहाँ पर। और इसमें हर बार हनुमानगढ़ की जनता इस नोबल कॉज में पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
यज्ञ के तहत नोहर स्थित स्वामी राम सुखदास पार्क में विधिवत पूजा अर्चना की गई। महेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में इस अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। नोहर स्थित स्वामी राम सुखदास पार्क में हो रही 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ के तहत विधिवत पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण और मिट्टी पूजा करवाई गई। महेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में भूतपूर्व पालिकाध्यक्ष राजेंद्र चाचाड़ ने पूजा करवाई। 2.5 माह तक आयोजित होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में महेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि देश में पहली बार इस प्रकार का अनुष्ठान हो रहा है, जिसके तहत एक ही दिन में महाशिवरात्रि के दिन 1.25 करोड़ शिवलिंगों को एक साथ पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। भूतपूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र चाचाड़ ने बताया कि 2.5 माह तक चलने वाले इस अनुष्ठान को लेकर नागरिकों में खासा उत्साह बना हुआ है। आयोजन समिति की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन श्रद्धालुओं ने अनेक शिवलिंगों का निर्माण किया। इस मौके पर कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रवण तंवर, कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष प्रदीप सेवक, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट अनीश सर्राफ, सुरेंद्र मेहता सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। हम लोग तो यहाँ नोहर में आए, करीब 4 बार आए, ज़्यादा आए भी नहीं। तो सभी लोगों की इच्छा थी कि जन कल्याण का कार्य हो, इसलिए हमने सोचा कि इसमें हर व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है। न यहाँ कोई जाति का भेद है, न उच्च भाव है, सब एक समान है। इसमें ब्राह्मण से लगा के सबसे अन्य जाति तक के लोग भाग ले सकते हैं। स्त्री से लगा के पुरुष से, बच्चों से लगा के सभी लोग इसमें सम्मिलित हो। सभी लोग यजमान है, इसमें कोई यजमान नहीं होता। और सभी लोगों का, नोहर के वासियों का इसमें सहयोग होगा तभी ये बनेगा पूर्ण रूप से। और एक ही दिन में शिवरात्रि में जो होने वाला कार्यक्रम है वो भारत में पहली बार हो रहा है। क्यों एक दिन में 1.25 करोड़ बन के उसकी प्रतिष्ठा करके एक ही दिन में पूजन आज तक कहीं हुआ नहीं है। हमने 24 साल पहले काशी में किया था ये प्रोग्राम। अभी 4 से निर्माण कार्य चालू हो जाएगा और शिवरात्रि के पर्यंत 14 फरवरी तक ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसकी गणना होगी और उसके 17 तक तो चलेगा, परंतु निर्माण कार्य बंद हो जाएगा। 14 पर्यंत तक निर्माण चलेगा। उसके बाद इसका सबका पूजन एक साथ करना, इसलिए इस मैदान के अंदर कैसे उसको क्रम बाय क्रम शिवलिंग को लगाया जाएगा। उसके बाद प्रांत प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद फिर 17 फरवरी को ठीक सायंकालीन 8 बजे से ये पूजा प्रारंभ हो जाएगी। समस्त 1.25 करोड़ शिवलिंग का जो जन जन के लिए हर व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। बचत अर्थशास्त्र की अवधारणा है। यही वजह है कि बुरे वक्त में काम आने के लिए लोग धन का निवेश करते हैं, लेकिन निवेश कहां और कैसे करें, यह बड़ा सवाल है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के रिसोर्स पर्सन सरबजीत अरोड़ा ने स्काई चैनल के साथ विशेष बातचीत में इस मसले पर व्यापक चर्चा की। आइए देखते हैं क्या कहा सरबजीत अरोड़ा ने। है, हम इसे पॉजिटिव ही कहेंगे क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो है उसमें अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट में कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा या कोई एफडीआईज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा तो सबसे पहले वो क्रेडिट रेटिंग को देखेगा। और हमारी क्रेडिट रेटिंग पिछली बार से इस बार इम्प्रूव हुई है। तो मार्केट का जो पॉजिटिव सिनेरियो है ये आगे चलने की पूरी संभावना है, लेकिन उसमें कुछ हमारी इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। लाइक वी आर ए एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, वो हमारे जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन उसको इफेक्ट करेगी। हमारे जो मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट कैसा रहता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो शेयर मार्केट की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। और हम सारे जानते हैं कि 2 टाइप का मार्केट, बुल मार्केट और बियर मार्केट के बारे में सभी जानते हैं कि अगर बुल्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बिक्री कम होगी, ख़रीदार ज़्यादा रहेंगे। और अगर सेलर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट बियर मार्केट होगा और मार्केट डाउन होगा। तो पॉजिटिवली चलते हुए पिछले अगर आप 6 मंथ्स का रिकॉर्ड देखें तो मार्केट का रुझान बिल्कुल पॉजिटिव है। और हम ये देखेंगे कि जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में एक पॉजिटिव वाइब्स हमें आनी शुरू हुई हैं, लाइक चाइना, जापान, अमेरिका, हर कोई हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इन्वेस्टिंग वो ऑप्शंस देख रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। तो अगर वो लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली हमारे मार्केट्स ग्रो करेंगे। जी, शेयर मार्केट की बात करें तो जो निवेशक है उनको आकर्षित किस हद तक कर पाया है शेयर मार्केट? निवेशक की पर्सनल कुछ नीड्स उसे लेके आती हैं कि पैसा उसका इन्वेस्ट कहाँ करे जो ग्रोथ करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि निवेशक कितनी रिस्क ले सकता है।
हम लोग ये कहते हैं कि आप रिस्क को मॉडरेट करके चलिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप खरीदिए जिनमें आपको रिस्क कम लगता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लीजिए जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं लेकिन रिस्क आप सह लेंगे। तो जिन प्रोडक्ट्स में आपको रिस्क कम होगा उन प्रोडक्ट्स में आपको रिटर्न भी कम आएगा। जिन प्रोडक्ट्स में रिस्क ज़्यादा लेंगे वहाँ रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। कहीं पे भी हम ये लोग प्रॉमिस नहीं कर सकते कि कैसा रिटर्न रहेगा, क्योंकि रिस्क में दोनों चीज़ें ही आती हैं और प्रॉफिट यानी कि रिटर्न और रिस्क दोनों साथ साथ चलेंगे। जिन प्रोडक्ट्स में रिस्क कम है उनमें रिटर्न भी कम ही रहेगा। आप अपनी पॉकेट में 100 रुपये रखिए, शाम तक वो 200 नहीं होंगे, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, आपके 100 के 100 रुपये हैं लेकिन आपको कोई रिटर्न भी नहीं है। यही आप उसको मार्केट में लगाएंगे, हो सकता है कल 110 हो जाए, बढ़ने के चांस रहेंगे, रिस्क और रिटर्न साथ रहेगा। जी, लेकिन शेयर मार्केट को लेकर आज भी काफ़ी आशंकाएं हैं लोगों में। जी, आप क्या कहते हैं? जी, आशंकाएं तो एक मानव स्वभाव है, अपने को हर परिस्थिति में रहती हैं, लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोडक्ट में ना करके डाइवर्सिफाई करके करेंगे, लाइक आप 10% के स्लॉट में अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में करें, अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी रिस्क उससे कम होगी। और अगर आपकी रिस्क कम होगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस भी रहेंगे। और अगर आपने ये देख लिया कि मेरे को तो एक ही कंपनी के सारे शेयर खरीद लेने हैं, तो फिर आप अपने आप को बहुत बड़ी रिस्क में डाल रहे हैं। अगर आपने 10 तरह की कंपनीज में शेयर डाले हैं तो हो सकता है कि आपकी रिस्क जो है वो पहले से बहुत कम हो जाए। मान लीजिए आपने एक कंपनी है रियल एस्टेट की, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, एक आपने पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिट में इन्वेस्ट कर दिया, एक आपने किसी बैंकिंग कंपनी के शेयर ले लिए, एक आपने किसी कोर सेक्टर की कंपनी के शेयर ले लिए, एक आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, एक थोड़ा सा पैसा आपने इंश्योरेंस सेक्टर में डाला, तो आपकी रिस्क जो है वो हर तरीके से मैनेज हो गई। मान लीजिए एक आधा सेक्टर डाउन है तो बाकी सेक्टर्स उसकी रिस्क को मिनिमाइज कर देंगे। आपका ऑन द होल एक फंड का जो एवरेज है, जो आपका पोर्टफोलियो है, वो सही रहेगा। और आपको डिफाइन करना है कि आप रिस्क कितनी ले सकते हो और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको अपनी सेविंग को 10% इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ फंड आप छोटी ज़रूरतों के लिए रखें और उसको सेविंग में रखें, कुछ फंड को आप इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आज आपने पैसा लगाया तो कल आपको पैसा डबल होके मिल जाए। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को 1-2 साल में पैसे की ज़रूरत है, इसको मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो कम से कम उसको सेविंग की हैबिट डालें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। कहा जाता है कि जो मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं उनको शेयर होल्डर नहीं बनना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर, ये धारणा थोड़ा आजकल मेरे हिसाब से बदल भी रही है और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स हैं, वही शेयर मार्केट में खेल सकते हैं, हम तो इसमें बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी करें, कंपनीज़ की अच्छी तरह से नॉलेज लें, और सेबी हमेशा ये कहता है कि एक अवेयर जो इन्वेस्टर है, वो एक नॉलेजफुल जो इन्वेस्टर्स है, वही एक सही इन्वेस्टर है। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी के कहे पे या किसी अफवाह पे ध्यान दे के आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप बिल्कुल एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उसमें फिर आपको चांस हो सकते हैं कि आपका जो है अमाउंट वो डूब जाए। लेकिन अगर आपने पिछले 5-6 साल की स्टडी की, किसी कंपनी की ग्रोथ को वॉच आउट किया, आपने ये वेरीफाई किया कि ये हर साल कंपनी कितने % से ग्रोथ कर रही है, कितना डिविडेंड अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको दे रही है, और किस तरह से इसकी मार्केट में गुडविल है, क्या इसके फ्यूचर प्लान्स हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसमें रिस्क आपकी बहुत कम रहेगी। लेकिन जब भी आप अफवाह लेके किसी के कहे पे, किसी दोस्त रिश्तेदार के कहे पे, या किसी ऐसी कंपनी में जिसका कोई बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप खुद ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगे। जी, शेयर होल्डर बनने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, शेयर होल्डर कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, इंडिया का नागरिक हो, और उसका एक 3-in-1 अकाउंट का एक प्रोसेस है, जिसके अंदर सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपको वो एक शेयर मार्केट की इंटरमीडियरी जिसे हम बोलते हैं, किसी ब्रोकर, सब ब्रोकर से जुड़ना होगा। और आजकल बैंक भी ब्रोकर का काम कर रहे हैं। ब्रोकर वो व्यक्ति होता है जो शेयरों की डीलिंग करवाता है। उसको ये फ़ायदा है कि उसको उससे ब्रोकरेज मिलेगी। आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा। डीमैट का मतलब है डीमैटेरियलाइज अकाउंट। डीमैटेरियलाइज से मतलब है कि शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उस अकाउंट में रखेंगे। अब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ब्रोकर मेंटेन करेगा, जो ये बताएगा कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें आपका क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ है। पैसा जो आपका जाएगा वो जाएगा आपके बैंक के सेविंग अकाउंट से, और शेयर कहाँ रहेंगे? आपके डीमैट अकाउंट में। और पैसा की जो आपकी डीलिंग है
उसको ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा कि जो भी आपने डीलिंग की है उसका क्या स्टेटस है। आपको इस अकाउंट को बैंक इससे लिंक करना है, उसके लिए आपको ब्रोकर के पास कुछ ज़रूरी पेपर्स चाहिए होंगे, जैसे कि अपने बैंक में KYC अपने बोलते हैं, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, वो आपको यहाँ भी पूरी करनी होंगी। आपके ID प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपके बैंक अकाउंट की पासबुक स्टेटमेंट्स और आपका पैन कार्ड जो इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर है वो ज़रूरी है। साथ ही चेक की कैंसल्ड लीफ, ये सब फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होंगी। शेयर लेते टाइम आप फ़ोन पे डीलिंग कर सकते हैं ब्रोकर से। ब्रोकर आपको एक ID जनरेट करके देगा जिसके थ्रू आप शेयर खरीद सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट पे भी आप उसको डीलिंग कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, और बड़ा ही इसके अंदर कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर को ख़रीदा और बेचा जाता है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो मार्केट्स को पर्टिकुलर वॉच आउट करे कि मेरे शेयर का भाव क्या चल रहा है, और पर्टिकुलर तरीके से और बिल्कुल ये अवेयर होकर के कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे नॉलेज क्राइटेरिया के अंदर बेस्ट है और किसी के देखा देखी मैं नहीं कर रहा हूँ, तब आपको निश्चित रूप से किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। उतार चढ़ाव तो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत होते रहते हैं सर, और अगर बिजनेस में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो अपने उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र की बात करें तो जो निवेशक हैं कितना आकर्षित हो रहे हैं शेयर मार्केट को लेकर? अभी हमारे जो रीजन में मैंने देखा है कि लाइक लोग शेयर से ज़्यादा कमोडिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और थोड़ा बोल्ट और डब्बा कल्चर जो चला हुआ है, तो इस रियली इलीगल थिंग कि आप बिल्कुल किसी और के नाम से आप डीलिंग कर रहे हैं और एकदम से आपको फिर भागना भी पड़ रहा है कि नुकसान एकदम से हो गया तो, और उसमें पूरी तरह से रिस्क है। आप अपने परिवार को और अपनी जो पूरी इकोनॉमी, खुद की पर्सनल इकोनॉमी को आप डेंजर में डाल रहे हो। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, जब आप खुद अटेंटिव होकर के सोचेंगे, और जब अटेंटिव होकर सोचेंगे तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे को सारा पैसा कमोडिटी में डाल देना चाहिए और मेरे को किसी के नाम पे मेरे को ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो उन चीज़ों से अपने को बचना चाहिए। और जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम टैक्स को क्यों बचाएंगे। हम तो जो हमारा टैक्स है वो हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही खर्च हो रहा है, और लगभग 3% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, बाकी इससे दायरे से नहीं है, अभी बाहर हैं। और सैलरीड क्लास को तो देना ही होगा क्योंकि उनकी तो सैलरी में TDS कटेगा, और बाकी जो व्यापारी वर्ग है तो वो 1-1.5% के अराउंड ही जो रेवेन्यू में योगदान दे रहा है। तो इन चीज़ों से अपने को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा मेंटली भी, कि मेरे को भी योगदान देना है देश की तरक्की में। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के जो लोग हैं वो आकर्षित हो रहे हैं क्या धीरे धीरे शेयर मार्केट को लेकर? काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से अपने स्मार्टफोन पे आप इन चीज़ों को असेस कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है, आपको ब्रोकर को फ़ोन करके भाव नहीं पूछना पड़ता आजकल, आपने अपने मोबाइल पे ही अपना पोर्टफोलियो ले रखा है। तो उससे क्या होगा कि आपको शेयर खरीदने में आसानी होगी, कन्वीनियंसी बढ़ेगी। पहले ऐसी कन्वीनियंसी थी नहीं। अब आप बिल्कुल एक लैपटॉप पे बैठे बैठे आप फटाफट अपने ऑफिस में भी शेयर ले सकते हैं। तो ट्रेंड बदला है धीरे धीरे, और मार्केट में भी अवेयरनेस आई है। जिस तरह से IPO के लिए मैंने अपने एरिया में देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है IPO में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं कि ठीक है साहब, फर्स्ट टाइम शेयर लॉन्च हो रहा है, अपने को इसमें फ़ायदा होगा। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी थोड़ा सा अभी तक जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा है। लाइक हम अगर गवार की बात करते हैं तो लोग एक बार काफ़ी उनको क्रेज़ हुआ कि अपने इसी में ट्रेड करेंगे, इसी की स्टॉकिंग करेंगे, इसी में ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट थोड़ा सा टाइम चाहता है। मार्केट ये नहीं कहता कि आप शेयर्स में आज पैसा लगाइए तो कल मिल जाए। तो जो लोग पेशेंसफुल हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आप सेबी के रिसोर्स पर्सन हैं और इस तरह से इस इलाके में सेबी की ओर से कोई कार्यक्रम करें जिससे लोगों में जागृति आए? जी, सेबी की तरफ से अभी जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, उसे हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन का नाम दिया है। इसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। लाइक जैसा कि हमने आज एक वर्कशॉप यहाँ हनुमानगढ़ में कंडक्ट की है राजस्थान कॉलेज में। तो वहाँ हम बच्चों को और जो भी इन्वेस्टर्स वहाँ आते हैं उनको एक सेट क्राइटेरिया के अंदर एक सेबी की तरफ से प्रिंटेड बुकलेट है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर यंग इन्वेस्टर्स एंड मिडिल इनकम ग्रुप, इस तरह की हमारे टॉपिक्स हैं। वहाँ पे हम बच्चों को ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं।
लाइक जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप ये जरूर ध्यान रखें कि पैसा वहाँ सेफ है नहीं, पैसे की सेफ्टी जरूर देखें आप। सेकंड चीज़ आप ये देखें कि पैसे की लिक्विडिटी आपको कितनी रिक्वायर्ड है, कब आपको पैसे कैश में चाहिए। लाइक मान लीजिए आपको 15 साल पैसे की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है तो आप उसको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें, लेकिन मान लीजिए 6 महीने बाद ही आपको घर पे कोई ऐसा फंक्शन है कि आपको ज़रूरत है तो आप उतना पैसा अपने फंड में सरप्लस रखें कि 6 महीने बाद मेरे को जरूरत पड़े तो मुझे वो इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़नी पड़े। तीसरा हम प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको रिटर्न देखनी होगी कि वो पैसा आपको ग्रोथ कितनी देगा। जैसा कि महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है तो कम से कम 6% को क्रॉस करके वो रिटर्न आए कि एक्चुअल रिटर्न वही होगा जो महंगाई दर को कम करने के बाद आएगा। अगर आपको प्रोडक्ट 9% रिटर्न दे रहा है तो एक्चुअल रिटर्न वो 3% ही दे रहा है, क्योंकि 6% की दर से पैसे की वैल्यू डाउन भी तो हो रही है। तो आपको ये 3 बेसिक प्रिंसिपल जो हैं ये आपको ध्यान रखने होंगे जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।